मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन और हम पढ़ने जा रहे हैं एमपीपीएससी का एमपीजी के ज़रूरत के लिए और रिवीजन के लिए। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करने से पहले सबसे पहले भाई चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि हम आप तक और आप हम तक आसानी से पहुँचें और बने रहें। साथ ही यदि चैनल को शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले शेयर करो भाई, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन हम पढ़ेंगे और यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, आपदा प्रबंधन मध्य प्रदेश में कैसा है। प्राकृतिक, मानव जनित विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में भी कुछ कदम उठाए गए, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण MPSDMA है, मध्य प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। केंद्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन मध्य प्रदेश द्वारा 5 सितंबर 2060 को SDMA की गठन किया गया और राज्य स्तर पर इस प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री होंगे। फिर आया जिला आपदा प्राधिकरण। जिला स्तर पर जिला आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। और आपदा प्रबंधन संस्थान, जो कि केंद्रीय संस्थान है, इसकी स्थापना 1987 को हुई। मुख्यालय भोपाल हुआ। भोपाल गैस कांड के बाद इसकी स्थापना ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण को सलाह देने हेतु की गई। मध्य प्रदेश जैव अवशिष्ट नियंत्रण एक्ट 2004। तो मध्य प्रदेश जैव अनाशय अवशिष्ट नियंत्रण एक्ट 2004, उसका उद्देश्य है कि अनाशय अवशिष्ट की रोकथाम और उपचार को विनियमित करना। और अधिनियम की धारा 3 के प्रदत्त शक्तियों के आधार पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन एवं विक्रय पर 24 अप्रैल 2017 से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश में आपदाएं। तो मध्य प्रदेश में जो आपदाएं आई, उनका सबसे पहला नाम है भोपाल गैस त्रासदी सन 1984। भोपाल के जयप्रकाश नगर में स्थित ब्रिटेन की यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कारखाने में मिसाइल आइसोसाइनाइट नामक जहरीली गैस रिसने से 15,000 से अधिक मौतें हुई। मुख्य आरोपी एंडरसन फरार हो गया, ठीक है, और प्रभावितों की लड़ाई रशीद खान ने लड़ी। ऑपरेशन फैद त्रासदी के समय जनता को राहत देने के लिए चलाया गया। NK सिंह कमेटी गैस लीकेज के कारणों को जांच के हेतु गठित की गई। दूसरा आया जबलपुर भूकंप त्रासदी सन 1997। 22 मई 1997 को 5.8 तीव्रता का भूकंप आया था। यह डीप स्लीप टाइप का भूकंप था। भूकंप का अधिकेंद्र कोशमघाट गांव था और भूकंप का कारण नर्मदा भ्रंश की आंतरिक हलचल थी। इसके बाद खंडवा भूकंप सन 1847 से 1992 के मध्य लगभग 7 भूकंप आए और इनमें से 2 की तीव्रता 6 से अधिक थी और यह भूकंप मापक लैब स्थापित की गई है। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन त्रासदी 1 नंबर 11,994 को 11/9/1994 होगा, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है। ये 1994 को मौनी अमावस्या के दिन महाकाल मंदिर में घटी, है ना। पहली त्रासदी कहाँ घटी? महाकाल मंदिर में घटी। दूसरी 15 जुलाई 1996, है ना, ये 94 की घटना होगी, ये थोड़ा सा गलत लिखा है। सन 1994 को मौनी अमावस्या के दिन महाकाल मंदिर में घटी उज्जैन त्रासदी वह एक, और दूसरा उज्जैन त्रासदी 2 15 जुलाई 1996 को अमावस्या के दिन महाकाल मंदिर में घटी। कृष्ण जांच आयोग गठित किया गया था। तो ये थे मध्य प्रदेश की आपदाएं, कहाँ कहाँ कैसी आई, कौन सी आई, किस तरीके से आई, प्रबंधन आपदा प्रबंधन से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण संस्थान। मध्य प्रदेश पर्यावरण संरक्षण संस्थान में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन IPCO, जो कि 5 जून 1981 को स्थापित हुआ भोपाल में, का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं नगर वानिकी द्वारा प्रदूषण पर रोक लगाना था। आपदा प्रबंधन संस्थान 19 नवंबर 1987 को भोपाल में मुख्यालय इसका स्थापित है और प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा संगठनों के दुष्प्रभावों को कम करना है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 भोपाल में स्थापित विभिन्न तरह के प्रदूषण को नियंत्रित करना है।
मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण 2004 भोपाल में स्थापित भोपाल झील सहित सभी जिलों की झीलों सरोवरों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड जुलाई 2005 भोपाल में स्थापित इको टूरिज्म को प्रोत्साहन देना है। और ये सारी चीज़ें हमारी हो गई इससे जुड़ी हुई, जो कि हमारे आपदा से जुड़ी हुई थी और साथ ही मध्य प्रदेश पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास वन संबंधी अधिनियम है और हम वन संबंधी अधिनियम को पढ़ते हैं। ठीक है, तो वन संबंधी अधिनियम पहला आता है भारतीय वन अधिनियम 1927, भारत में लागू हुआ 1927 में और मध्य प्रदेश में लागू हुआ 1 नवंबर 1956 को। उद्देश्य था वनोपज के परिवहन एवं उन पर शुल्क का अधिनियमित करना, जो कि भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो भारत में लागू हुआ 1927 को, मध्य प्रदेश में लागू हुआ 1 नवंबर 1956 को। उद्देश्य वनोपज के परिवहन एवं उन पर शुल्क का अधिनियम करना। दूसरा आता है मध्य प्रदेश वन संरक्षण अधिनियम 1974, भारत में लागू हुआ 9 सितंबर 1972 को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बनाया गया और मध्य प्रदेश में लागू हुआ 15 नवंबर 1974 को। उद्देश्य देश की पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना, वन्य जीवों, पक्षियों एवं पादपों का संरक्षण एवं अन्य संबंधित विषयों का उपबंध करना। मध्य प्रदेश काष्ठ चिरन विनिमयन अधिनियम 1984 मध्य प्रदेश में लागू 15 सितंबर 1983, भूतलक्षी प्रभाव से उद्देश्य वनों के एवं पर्यावरणों की सुरक्षा एवं संरक्षण को ध्यान में रखकर आरा मिलों की स्थापना तथा काष्ठ चिरन के व्यापार को लोकहित में विनियमित करना है। फिर आता है वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये लागू हुआ 25 अक्टूबर 1980 को और इसका उद्देश्य था वनों को संरक्षण, वनों से जुड़े विवादों का विनिमय करना तथा सहायक विषयों के लिए उपबंध करना। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता व्यापार विनिमय अधिनियम 1964 मध्य प्रदेश में लागू 1964 में। उद्देश्य तेंदुपत्ता के व्यापार को लोक हित में विनिमय करना तथा तेंदुपत्ता व्यापार में राज्य को सर्वोच्च बनाना। मध्य प्रदेश वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रति संरोहण अधिनियम 1973 मध्य प्रदेश में लागू 1973 में और इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में वन भूमि के समस्त शाश्वत पट्टों का प्रतिसंहरण करने तथा उसके संबंधित विषयों को लिए लागू करने के लिए है। मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम 2001 जो कि लागू हुआ 2001 में मध्य प्रदेश में और उसका उद्देश्य था कि प्रदेश में निजी व राजकीय वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबंधन तथा अनुषंगी विषयों को विनियमित करना है। ठीक है, तो लोक वानिकी अधिनियम क्या कहता है कि प्रदेश में निजी व राजकीय वृक्ष आच्छादित करेंगे, ठीक है, और उनका प्रबंधन करेंगे और इसीलिए उनके विनियमित करेंगे, मतलब वो कुल मिला के निजी और राजकीय वृक्षों का आच्छादित क्षेत्रों का प्रबंधन करना। फिर आते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002, यह प्रदेश में लागू हुआ 21 नवंबर 2014 से और जैव सर्वेक्षण और जैविक संसाधनों में शोध को सहज और सुलभ बनाना। क्या? जैव सर्वेक्षण और जैविक संसाधनों में शोध को सहज और सुलभ बनाना। मध्य प्रदेश वनोपज अधिनियम 1969, भू राजस्व संहिता 1956 के कुछ प्रावधान, भारतीय संहिता दंड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान। इस प्रकार ये सारे वन संबंधी अधिनियम मध्य प्रदेश के लिए विशेष संदर्भ में आते हैं। तो कितने हैं? टोटल 11 हो गए। पहला था भारतीय वन अधिनियम जो कि 1927 में भारत में लागू हुआ और मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 से लागू हुआ। इसका काम हो गया कि वनोपज और परिवहन और उन पर शुल्क को अधिनियमित करना। फिर आया पहला था वन अधिनियम, तो वन अधिनियम वनोपज की परिवहन और उन पर शुल्क को देखेगा। कौन? वन अधिनियम क्या करेगा? भारतीय वन अधिनियम के तहत वनोपज के परिवहन, मतलब वन की उपज जो है वो परिवहन के माध्यम से इधर से उधर जाती है तो उसका शुल्क के लिए अधिनियमित होती है, अधिनियमित करना। तो ये 1 नवंबर 1956 से मध्य प्रदेश में लागू हो गया। दूसरा हो गया ये वन अधिनियम के बाद आते हैं वन संरक्षण अधिनियम, और वन संरक्षण अधिनियम 1972 से लागू हुआ, प्रदेश में 1974 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य हो गया कि पारिस्थितिकीय पर्यावरण सुरक्षा देना और वन्य जीवों, पक्षियों, उन सभी को संरक्षण देना। वन संरक्षण मतलब जो वन के अंदर की चीजें हैं परिस्थितिकीय पर्यावरण से संरक्षित करते हुए वन्य जीवों, पक्षियों, पादपों का संरक्षण प्रदान करना वन संरक्षण अधिनियम के तहत आएगा, जो 1974 में भारत में और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश वन संरक्षण है तो 1974 से मध्य प्रदेश में 1974 से लागू हो गया।
है ना। और वन अधिनियम 1927 में भारत में और 1956 से लागू हुआ मध्य प्रदेश में। फिर आते हैं काष्ठ चिरन अधिनियम 1984। भाई काष्ठ चिरन मतलब क्या है? वनों और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को ध्यान में रखकर आरा मिलों की स्थापना तथा काष्ठ चिरन के व्यापार को लोकहित में विनियमित करना। जो भी मतलब काष्ठ चिरन वाले लोग हैं उन सभी लोगों को क्या है, सही लकड़ी पहुंचे और सही तरीके से उनका क्या है कैलकुलेशन रहे, इस हिसाब से मध्य प्रदेश काष्ठ चिरन अधिनियम 1984 लागू हुआ। तो यह मध्य प्रदेश में 1983 से लागू हुआ। फिर आता है वन संरक्षण अधिनियम 1980। अभी जो पढ़ा था अपन ने कौन सा था? मध्य प्रदेश वन संरक्षण अधिनियम 1974। अब पढ़ रहा है वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो ये वनों को संरक्षण, उनके विवादों को संभालने के लिए बनाया गया 1980। फिर आया तेंदुपत्ता अधिनियम। तेंदुपत्ता अधिनियम, उनमें तेंदुपत्ता के व्यापार को लोकहित में बनाए रखने के लिए इसको लगाया गया। 1964 से ये चल रहा है। फिर वन भूमि शाश्वत पट्टा, मतलब जो वन की भूमि है उनको क्या है, लोगों तो जो वन की भूमि का पट्टों का जो देन लेन होता है उससे संबंधित विषयों का देखरेख कौन करेगा? वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रति संग्रहण। तो 1973 से ये लागू है। वन लोक वानिकी अधिनियम 2001 से लागू है, जिसमें निजी और राजकीय वृक्ष आच्छादित किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे वो सब उनको देखना है। वन जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता, जैव संरक्षण, जैव संसाधनों को लेकर सहज और सुलभ बनाया जाए और 2002 से 2014 से अपने यहाँ लागू है। फिर उसके बाद आ गया मध्य प्रदेश वनोपज अधिनियम, जो वनों की उपज होती है उन किस तरीके से आप उस पर वो है भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार उस पर कार्य करेगी वो। फिर भू राजस्व संहिता, ये भी 1956 की मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। फिर भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधान क्या है मध्य प्रदेश की जैव विविधता को लेकर। ये सारे 11 अधिनियम जो हैं वो सारे के सारे विशेष संदर्भ में वन संबंधी अधिनियम थे जिनको हमने पढ़े। अब आते हैं वानिकी पुरस्कार। वानिकी पुरस्कार में बसावन मामा वन एवं वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, जो कि मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश एवं विंध्य क्षेत्र में वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में प्रदर्शित की गई सूरवीरता, निजी भूमि को प्रोत्साहित करने हेतु शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों, अशासकीय व्यक्तियों, संस्थाओं, समितियों को पुरस्कृत करने के लिए 2 श्रेणियों में बसावन मामा स्मृति पुरस्कार 2009 से दिया जाता है। बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ो। विंध्य क्षेत्र हेतु बसावन मामा पुरस्कार, वनों और वन्य के प्राणियों के संरक्षण, संवर्धन, उत्कृष्ट कार्य, योगदान, वीरता हेतु प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपए, है ना। प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 1 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 50,000 रुपए दिया जाता है। दूसरा हुआ, इसमें 2 दिए जाते हैं बसावन मामा स्मृति में, 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पहली श्रेणी में पहली श्रेणी में 3 जो बटते हैं विंध्य क्षेत्र हेतु। दूसरा बसावन मामा राज्य स्तरीय पुरस्कार, जो कि निजी भूमि पर उत्कृष्ट वृक्षारोपण के लिए प्रथम पुरस्कार 2 लाख, दूसरा 1 लाख, तीसरा 50,000 दिया जाता है। फिर आते हैं अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। यह पुरस्कार वन और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। वृक्षों को बचाने के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले जन समूह को नेतृत्व करने वाली वीरांगना अमृता देवी की स्मृति में सन 1994 में राजस्थान में तथा 2008-9 में मध्य प्रदेश ने 1 लाख का पुरस्कार प्रारंभ किया। फिर आते हैं वन्य प्राणी पुरस्कार। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या कोई अमृता देवी को जानता है? वीरांगना अमृता देवी कौन थी? तो वीरांगना अमृता देवी ये जो थी वृक्षों को बचाने के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले जनसमूह का नेतृत्व करने वाली वीरांगना थी। ठीक है भाई। और ये स्मृति सन 1994 से राजस्थान ने शुरू करी और 2008-9 से हमारे मध्य प्रदेश ने शुरू कर दी कि भाई जो लोग ऐसा कुछ काम करते हैं उन सभी को जो है वो पुरस्कार दिया जाए। वन्य प्राणी पुरस्कार, वन्य प्राणी संरक्षण में श्रेष्ठतम योगदान के लिए कर्मचारी और अधिकारियों को 2008 में स्थापित वन्य प्राणी संरक्षण स्थापना दिया जाता है। और इसके अंतर्गत उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक स्तर के लिए एवं वन क्षेत्रपाल स्तर के लिए तथा उप वन क्षेत्रपाल वन रक्षक स्तर के लिए 4 पुरस्कारों का प्रावधान किया गया है। राशि 50,000 रुपए है। वन प्रहरी पुरस्कार, ये वनों को अग्नि की रोकथाम, अवैध वन कटाव रोकने के लिए, जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए देते हैं जो। तो 2 श्रेणियों में विभक्त कर राज्य यह पुरस्कार राज्य और जिला स्तर पर दिया जाता है। वृक्ष मित्र पुरस्कार, श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में भारत सरकार के द्वारा प्रति वर्ष उनकी जन्म तिथि 19 नवंबर के अवसर पर इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। महावृक्ष पुरस्कार
प्राचीन एवं विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों को पहचान कर सुरक्षित करने के उद्देश्य से 1995 से महावृक्ष पुरस्कार की योजना शुरू की गई। तो ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था वानिकी पुरस्कार। तो वानिकी पुरस्कार कितने प्रकार के दिए जाते हैं मध्य प्रदेश में? बसावन मामा एवं विंध्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार, ठीक है, विंध्य क्षेत्र हेतु बसावन मामा राज्य स्तरीय, फिर अमृता देवी पुरस्कार, वन्य प्राणी पुरस्कार, वन्य प्रहरी पुरस्कार, वृक्ष मित्र पुरस्कार और महावृक्ष पुरस्कार। इतने पूरे पुरस्कार लेने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के वन्य प्राणी संरक्षण, है ना। मध्य प्रदेश के वन्य प्राणी संरक्षण जो है वो हम लेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि हमारे को आपके साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ना है, चाहे लंबा नहीं बनाना है और इस चीज़ को सेग्रीगेट करते हुए बढ़ना। तो जो टॉपिक था वो हमारा क्या था भाई? टॉपिक हमारा था वानिकी से जुड़ा हुआ और जैव विविधता से जुड़ा हुआ। तो वानिकी और जैव विविधता यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए। तो ये हम लेंगे अगले वीडियो में। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले अगर शेयर नहीं करा है तो कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। जय हिंद, जय भारत।